Hello guys and welcome to Gradeup IAS. I hope that you are doing well. Today is 15th of July. Yes, July is gone as well. Only 15 days, 16 days are left guys. The time is running out. The exam is on 10th of October. So guys, this is the right time to revise, to practice the MCQs and to dedicate yourself for preparation. Yes, you should have dedicated yourself for the whole last 1.5 years, but now this is the time when you should dedicate yourself fully. Yes, 8 to 10 hours is absolutely necessary on an average, I'm saying. So guys, how is your Josh? Please do tell me this thing first. कैसे हैं आप सभी लोग? Alvend, I don't know. I don't think so. Hello, Alvend. तनु, राधिका, संजय, नीलव, मोहम्मद, देवजी, नेहा पाठक, सिमरन, संजय, नितिश, गोकुल, अदिति, नैना, स्नेहा, अमित, सुनील, कन्वर सिंह, तन्वी, कैसे हैं आप सभी लोग? ऐश्वर्या, नीलिमा, सागर राणा, भाई कैसे हैं आप? अनित चौधरी, अमित सिंह, अशनीत, सुबानशीरी, कैसे हैं गाइस? व्हाट इज अप विद यू? सो गाइस, विदाउट फर्दर अड्यू, let's just start. Yes, you can do this class, no issues in that. If you are even preparing for 2022, current affairs will remain the same. If you are preparing for 2022, guys, definitely ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में तालिबान आ गया, तालिबान अफगानिस्तान में ही रहेगा, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो. The current affairs will not change. Fine, चलिए. So guys, without further ado, let's move on. This is the daily current affairs with me. My name is Rohan Tyagi. You know me as your friend, your teacher, your guide, your host, your mentor. So guys, देखिए जो फर्स्ट न्यूज आ रही है, पुरानी न्यूज है, मैंने फरवरी में भी आपको पढ़ाई थी अबाउट दी जस्टिस जी रोहिणी. शी वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. गाइस, तो इनकी कमिटी है जो ओबीसीज के सब कैटेगराइजेशन के ऊपर बात करने वाली है. बात करेगी, उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करेगी. It will provide some pointers on the sub categorization of OBC. मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डेफिनेटली क्या होता है सब कैटेगराइजेशन, बट पहले आप देख लीजिए व्हाट इज दिस कमिटी. सो गाइस, ये है जी रोहिणी जी जिनकी कमिटी है. फाइन, जी रोहिणी जी. फाइन, ओके. तो गाइस एक बार देख लेते हैं कि TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है इस कमिटी के, यानी कि मेरे प्यारे मित्रों इस कमिटी को काम क्या करना है. तो 4 पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर याद रखने हैं. भाई पहला पॉइंट है टू एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अमॉन्ग द कास्ट. यानी कि क्या ओबीसीज के अंदर कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है दूसरों से, यानी कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो इस रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा उठा रही हैं. हाँ, तो इस कमेटी की 2018 में एक रिपोर्ट आई थी बाय द वे, जिसमें बात बोली गई थी दैट 25% ऑफ ऑल द कास्ट of OBCs, they are taking 92% of the reservation. So कुछ castes ऐसी हैं OBC में that are taking more reservation than the other, यानी कि जो selection rate है वो ज्यादा है from these 25% of the caste. So obviously ये चीज दर्शाता है कि रिजर्वेशन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. डेफिनेटली भाई नेक्स्ट पॉइंट है टू वर्क आउट द मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी. अगर आपको रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देना है तो वो आपको किस प्रकार से देना है, किस प्रोसेस के साथ देना है, ये इसका दूसरा टर्म ऑफ रेफरेंस है. क्या करना है? थर्ड, टू टेक अप द एक्सरसाइज ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्पेक्टिव कास्ट और कम्युनिटीज और सब कास्ट और अदर सिनोनिम्स इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी. यानी कि ऐसी कास्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है, सब कास्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है जिनको ये सब कैटेगराइजेशन का बेनिफिट मिलेगा. एंड गाइस, द फोर्थ टर्म ऑफ रेफरेंस वाज एडेड इन जनवरी, और वो क्या था मेरे प्यारे मित्रों? इट वाज टू स्टडी द वेरियस एंट्रीज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड रिकमेंड करेक्शन ऑफ एनी रिपीटिशन. यानी अगर कोई कास्ट ओबीसी लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, जिसको आपको लगता है कि इट डज नॉट deserve the OBC reservation, so you can definitely knock it out. Or if you feel that some caste is not added to the list, you can add them in.
सो ये 4 टॉर थे गाइस, 4 टर्म ऑफ रेफरेंस थे जो ये कमिटी को करने हैं, और इसके लिए 6 महीने का एक्सटेंशन इसको मिला है, इसलिए ये कमिटी जो है आप देखेंगे इट इज इन द न्यूज। सो एक बार सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात करते हैं गाइस। आप यहां पर अगर इस पाई चार्ट को देखेंगे, सो यू विल लुक एट व्हाट, यू विल लुक एट कितनी अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, लगभग 40.5% सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व्ड होती हैं। एसटीज को 7.5% रिजर्वेशन है मेरे प्यारे मित्रों, एसटी फाइन। वहीं ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है माय डियर फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस को 10% है, इसको 40.5% है, और जो रिमेनिंग है वो एससीज को रिजर्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइन, लगभग 15% के अराउंड है। सो गाइज यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सब कैटेगराइजेशन क्या है, क्यों है और कैसे है। तो गाइज हम बात करेंगे यहां पर इस 27% की ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। अब गाइज यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए दिस इज द 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो मान लीजिए बहुत सारी कास्ट है, कास्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी कास्ट्स को इक्वल रिजर्वेशन मिलता है भाई। जो डिजर्विंग है इस 27% के अंदर उसको मेरे प्यारे मित्रों यस उसको बेनिफिट मिल जाने वाला है। सो आप देखेंगे मोस्टली यादव्स एंड दोज फॉरवर्ड कास्ट विद इन द ओबीसीज दे आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन फाइन। बट जो ऐसे ओबीसीज हैं दैट आर नॉट इकोनॉमिकली वेल, सोशली वेल, दे आर लैगिंग बिहाइंड। तभी इस कमीशन ने यह बात बोली है दैट 25% ऑफ ओबीसीज आर गेटिंग 91% ऑफ रिजर्वेशन। 25% ऑफ द castes in OBC are getting 91% of the reservation, my dear friends. Fine, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और गाइस अगर आप यही चीज देखें तो मान लीजिए अगर हम सब कैटेगराइजेशन करते हैं, मान लीजिए कास्ट हमें मिलती है नीलगिरीज में रहती है, कहीं पहाड़ों में, वी डोंट नो अबाउट इट फाइन, एंड उनको हमने कर दिया कि 27% में से भाई अगर आप देखोगे तो 5% और आई वुड रदर से 8% रिजर्वेशन आप ही को मिलने वाला है। यानी कि 8% रिजर्वेशन आउट ऑफ दिस 27% विल बी गिवन टू 4 और 5 कास्ट फ्रॉम सम एरिया फाइन, 4 to 5 कास्ट। ऐसे ही लेट से 4% रिजर्वेशन किसी और कास्ट के लिए कर दिया हमने, एंड ऐसे ही हमने 2% रिजर्वेशन किसी और कास्ट के लिए कर दिया। सो ये वेन डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है कि सब कैटेगराइजेशन क्या होती है। सब कैटेगराइजेशन इज नथिंग बट रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन फाइन। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा टर्म है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, सिंपल सी बात ये है फाइन। सो इस 27% के अंदर गाइस आप देखोगे यू आर रिजर्विंग सम पार्ट फॉर सम स्पेसिफिक कास्ट, और वो कौन बताएगा ये कास्ट कौन सी होंगी? यस जी रोहिणी कमेटी बताएगी कि भाई कास्ट कौन सी होनी चाहिए जिनको सब कैटेगराइजेशन के अंदर दिस रिजर्वेशन के अंदर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गाइस बहुत ही आसान न्यूज है। इस न्यूज के बारे में मैंने आपको फरवरी में भी बताया था जब उनका टर्म 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। 31 जुलाई को उनका वो वाला टर्म जो है वो एंड हो रहा था, तो इसलिए अब इसको 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है गाइस। इसके अलावा आप सभी को पता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इन 2018 द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इट रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फाइन। तो उसके बाद से गाइस ये जो आपकी बॉडी है इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज यू कैन सी फाइन। By the way, this NCBC was created on 14th August 1993, and guys, obviously, as you can see, the minister that is responsible is Ministry of Social Justice and Empowerment. तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इट इज अ वेरी बेसिक थिंग। आजकल लक्ष्मीकांत के अंदर भी इसका चैप्टर है, तो आप उसको भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं जरा। एनसीबीसी के बाद क्या है नेक्स्ट न्यूज? कैबिनेट नॉट टू कंटिन्यू आयुष मिशन। तो गाइस देखिए आयुष मिशन लॉन्च किया गया था, अगर आपको नहीं पता 2015 में 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था आयुष को। तो गाइस देखिए ऑब्वियसली जो अभी हम करंटली मेडिसिन यूज करते हैं जिसको हम वेस्टर्न मेडिसिन बोलते हैं, जिसको आप और मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी बोलते हैं, that is one direction in which the body can be treated fine।
गाइस इसके अलावा वी हैव मेनी मेनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, फॉर एग्जांपल यू हैव आयुर्वेदा, you have yoga, you have naturopathy, you have Unani medicine, you have the Siddha medicine, you have the Sowa Rigpa medicine, you have the homeopathy, my dear friends. So यहाँ पर आप देखेंगे this is Ayush, AYUSH, fine. So this is your alternative medicine. सभी को पता होगा सोवा रिगपा is the medicine of Tibet, you know, Tibetan people, Ladakhi people, they use this method, this Siddha is used in Tamil Nadu, in South India. Unani obviously with the Muslim communities, with the Islam, this Unani medicine, it came, by the way, it was a Greek medicine that was transferred to the Islamic world through Ottoman Empire, and then it reached to India. भाई योगा नेचुरोपैथी इज आर ओन, आप सभी को पता होनी चाहिए ये बात, ठीक है, इंडिया के अंदर ही इसका हुआ है, और आयुर्वेदा भी इसी के अंदर है डेफिनेटली, एंड होम्योपैथी इज अ जर्मन थिंग, फाइन. सो ऑब्वियसली गाइस होम्योपैथी की बहुत शॉप्स हैं, बाय द वे पूरी इंडिया में आप सभी लोग बचपन में छोटी छोटी मीठी मीठी सफेद रंग की गोलियां खाते होंगे, फाइन. सो यू मस्ट बी डेफिनेटली, कम से कम आप सभी लोगों ने आयुर्वेदा और होम्योपैथी की बचपन से लेकर अब तक कोई ना कोई दवाई खाई होगी, और योगा भी आप लोगों ने किया होगा, और नेचुरोपैथी भी आप लोगों ने करी होगी, फाइन. सो गाइज इन सभी जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए दिस मिशन, दिस आयुष मिशन इज एक्सटेंडेड टिल द ईयर ऑफ 2026, माय डियर फ्रेंड्स, फाइन. तो ये बात आपको याद रखनी है. इसके अलावा गाइस यहाँ पर कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें पुरानी है, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा. चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं, अबाउट कैबो डेल गैदो. तो भाई देखिए कैबो डेल गैदो कोई घोड़े का नाम नहीं है, इट इज अ रीजन दैट इज लोकेटेड इन नदर्न मोजाम्बिक. जो बाय द वे एक बार मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं, दिस इज द कंट्री मोजाम्बिक, जहां से हम लोग बाय द वे पल्सेस इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, फाइन. सो गाइस मोजाम्बिक में अगर आप देखेंगे तो यू हैव तंजानिया इन द नॉर्थ, यू हैव जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बॉर्डर्स विद जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, फाइन. ऑन दिस मोजाम्बिक चैनल दैट इज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, समझिएगा इसको. अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊंगा ये, तो ये रीजन जो आपको यहां पर दिखता है, दिस रीजन नोन एज द रीजन ऑफ काबो डेलगादो, इस रीजन के अंदर 2019 में एक बहुत ही बड़ा जिहादी अटैक हुआ था. दिस रीजन इज मार्ड बाय इस्लामिक टेररिज्म, बाय द वे. सो इस चीज को खत्म करने के लिए मोजाम्बिक से, दैट इज अ डोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री, फाइन, यूरोपियन यूनियन इज कमिंग एंड इज ट्राइंग टू ट्रेन द आर्मी ऑफ मोजाम्बिक. सो यहां पर यूरोपियन यूनियन इज इन्वॉल्विंग इनडायरेक्टली इन अ फॉरेन लैंड. ये बात आप देखिएगा, ये बहुत ही जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यूरोपियन यूनियन इज इन्वॉल्विंग इटसेल्फ नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ऑन अ फॉरेन लैंड, दैट इज इन मोजाम्बिक, टू ट्रेन द मोजाम्बिक आर्मी टू फाइट द जिहादी टेररिस्ट इन द नदर्न मोजाम्बिक, फाइन. सो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इतनी बात आपको याद रखनी है. इस एरिया के बारे में याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेम्बा जो है वो इसकी कैपिटल है, इस रीजन की कैपिटल है, आप देख सकते हैं पेम्बा, फाइन. सो इतनी चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए इस रीजन के बारे में, क्या ये रीजन है, किस प्रकार से है, फाइन. टोटल अगर आप देखोगे, आप यहां पर देखोगे मापुतो इज द कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक, क्वाइट बिग कंट्री एज यू कैन सी. केनिया टू साउथ अफ्रीका, एज यू कैन सी, यू कैन कम थ्रू मोजाम्बिक, फाइन. चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज गाइज काफी इंटरेस्टिंग है. इंडिया रशिया टू होल्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग. देखो इस न्यूज के काफी सारे डायमेंशन है. पहला डायमेंशन ये है दैट इंडिया इज होल्डिंग दिस 2+2 मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड क्वाड. आज तक इंडिया की जितनी भी 2+2 मीटिंग्स हुई हैं, दैट हैज हैपेंड विद इन द क्वाड, आइदर विद यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और जापान, my dear friends. But for the first time, India is now doing this 2+2 meeting with Russia that is not a member of Quad. ये बात सभी को पता होनी चाहिए. Quad के बारे में कल ही आपको बताया है, composed of 4 countries, India, USA,
ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, और चाइना के हिसाब से क्वाड इज नथिंग बट नेटो फॉर द पैसिफिक ओशन। एंड क्वाड का मेन मोटिव क्या है? यस गाइस, द मेन मोटिव ऑफ क्वाड इज व्हाट? टेल मी, द मेन मोटिव इज व्हाट? यस गाइस, द मेन मोटिव इज फ्री इंडो पैसिफिक। यस और नो? जिसकी वजह से चाइना डरता है, बिकॉज चाइना को लगता है दैट साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की डोमिनेशन थोड़ी सी खत्म हो जाएगी because of the domination by the powers like Australia, India and Japan and USA. Fine. तो गाइस देखिए 2+2 का मीनिंग क्या होता है? 2+2 मीन्स माय डियर फ्रेंड्स नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स। ऑब्वियसली ये जो मीटिंग है बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन, इट विल बी हैपनिंग आफ्टर द 2+2 मीटिंग। सो भाई देखिए जो सबसे बड़ी मीटिंग है उसके होने से पहले जो आपके मेजर एरियाज हैं जो कोऑपरेशन के हैं उनकी मीटिंग होनी चाहिए। यानी कि ये आपको एक बेस बनाना पड़ेगा मेन मीटिंग रखने से पहले। और ये बेस कौन बनाएगा? दिस बेस गाइस विल बी क्रिएटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर एंड द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एंड हेंस दिस इज 1 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम इंडिया प्लस 2, दैट इज द डिफेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फ्रॉम रशिया। दे विल बी doing this meeting and hence we call it the 2+2 dialogue। ये बात आपको याद रखनी है। what is 2+2? गाइस यहां पर अगर आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट इंडिया और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो हिस्टोरिकली काफी स्ट्रांग रही है, स्पेसिफिकली इन द एरियाज ऑफ डिफेंस, जहां पर हमारे सुखोई, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स एंड मच ऑफ आर डिफेंस इक्विपमेंट इज डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। आफ्टर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, कहीं आप सभी को पता है बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं दैट हैज बीन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रशिया। फाइन। एंटी टेररिज्म कॉपरेशन, भाई रैट्स के हम दोनों ही मेंबर हैं, आप सभी को पता होगा है ना, जो एससीओ का एक पार्ट है। साथ ही स्पेस, इंडिया के जो फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन स्पेस, राकेश शर्मा, ही वेंट ऑन अ रशियन रॉकेट। फाइन। सो गाइस ये कुछ एरियाज हैं जहां पर इंडिया ने रशिया के साथ हमेशा कोऑपरेट किया है। फाइन। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये मीटिंग जब होगी, ऑब्वियसली जब भी होगी, आई विल टेल यू अबाउट दिस मीटिंग होने वाली है और क्या रिपरकशंस हैं, उस टाइम पे हम प्रॉपरली इस न्यूज के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट दोबारा से बात आ रही है मोदी मीटिंग दी मालदीवियन प्रेसिडेंट। तो देखिए यहां पर गाइस मालदीव्स इज अ कंट्री दैट इज अ नेबर ऑफ इंडिया। मैं एक बार पहले आपको इसकी ज्योग्राफी बता देता हूं। So guys, इंडिया के काफी पास आप देखोगे there you will find this country that is a country of islands named as Maldives। So Maldives में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आप देख सकते हैं, this is the country of Maldives। अब देखिए जितनी भी इंडियन नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, या फिर पाकिस्तान ले लीजिए इवन, या फिर आप मालदीव्स या फिर श्रीलंका आप ले लीजिए, सभी कंट्रीज के साथ एक इशू है। उन कंट्रीज का मेन मोटिव ये है दे नीड टू बैलेंस इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना दे हैव टू बी बैलेंस्ड इन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। ऑब्वियसली चाइना का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा है बिकॉज दे हैव डीप पॉकेट्स, बट इंडिया बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू द कंट्री, इंडिया का भी डोमिनेशन काफी ज्यादा है उन कंट्रीज के अंदर। सो गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं 2013 से 2018 में रहे प्रेसिडेंट मालदीव्स के अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम। सो गाइस ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं देखने में थोड़े थोड़े चाइनीज बाय द वे लगते हैं। ही वाज लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। सो ये प्रो चाइना और एंटी इंडिया प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बहुत ही खराब चीजें करी, करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग करी एक्सेट्रा। और उसके बाद नए प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोल्हे जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं अभी, एंड ही इज द प्रेसिडेंट सिंस 2019 माय डियर फ्रेंड्स इन मालदीव्स। फाइन। And he is pro-India and I would rather say neutral to China. He is not anti-China but neutral to China. But he is obviously pro-India. Fine. पता चलेगा, कुछ कह नहीं सकते। Fine. So guys जो ये है इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इनको 5 साल की सजा हुई है। 5 years of prison has been mandated by the Supreme Court of Maldives in the case of money laundering। By the way, जब इनकी केस की सुनवाई चल रही थी, he hid in a tugboat, एक बोट के अंदर छुपे और इंडिया की तरफ आने लगे पनाह लेने के लिए। he ran towards India, my dear friends,
बट इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इनको पकड़ लिया और जो मालदीवियंस कोस्ट गार्ड हैं उनको हैंड ओवर कर दिया. फाइन. So this is a very important thing that you should understand. यहाँ की पॉलिटिक्स आपको समझ में आनी चाहिए. ऐसी चीजें जो हैं वो इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, बिकॉज आप लोग लिख देते हो दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, यू आर इनटू द पॉलिटिक्स एक्सेट्रा. सो आपको अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है इसके बारे में पता होना चाहिए. इसी तरह से अगर आज का आप हिंदू एडिटोरियल देखोगे, जो सेकंड एडिटोरियल है, तो वो नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में है. फाइन. सो उसको भी पढ़ना जरूरी है. So guys, he is the current president. He is the ex-president today in jail, serving 5 years in jail. तो हाँ भाई बताएं, चैट में देख रहा हूं मैं. शिवांगी भारद्वाज जी बताइए, क्वेश्चन पूछिए. हर्षप्रीत देखिए, वाई EU is interested in Mozambique. देखिए, Mozambique was a region that was dominated by the way by France, even some part by Germany and some part by UK as well, the southern part. So obviously जो आप सभी को पता है this thing that obviously जो weak countries हैं अभी भी जो उन्हें colonial master and they are helping it. For example, Algeria is being held by Italy and France. So this is why European Union is quite interested in Mozambique. नहीं अश्नीत सी देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई. सर, मालदीव्स कैन बी कॉल्ड एन आर्कीपेलिगो, यही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. शिवम, हाँ जी चलिए. देखिए, पहले मैं अश्नीत का जो क्वेश्चन है उसको उठा लेता हूं और आपको इसका आंसर करता हूं कि मालदीव्स एक आर्कीपेलिगो है या नहीं है. तो एक बार जूम आउट अगर मैं करके आपको दिखाऊं तो देखिए, आर्कीपेलिगोज दे आर क्रिएटेड बाय द वे व्हेन टू ओशियानिक प्लेट्स दे कोलाइड. आर्कीपेलिगो कब बनता है? जब आपकी ओशन ओशन कोलिजन होता है, यानी कि जब आपके दिल मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर फॉलिंग इन लव. Yes, guys, destruction of time, of energy, everything will be going to waste. Fine. अगर आपकी रिलेशनशिप आगे जाके फ्रूटफुल नहीं होती, आपकी शादी नहीं हो जाती. फाइन. सो प्लेट टेक्टोनिक्स के केस में जब दो ओशियानिक प्लेट, फॉर एग्जांपल द इंडियन प्लेट एंड द ओशियानिक पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट, व्हेन दे कोलाइडेड, they created this arc. आपको ये आर्क दिख रही होगी. फाइन. इसी प्रकार से आपकी सुंडा आर्क है जो इंडोनेशिया है जहां पर एक्सेट्रा. इसके अलावा एलूशियन आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में, प्यूरेल आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन में एक्सेट्रा, या फिर आपके एंटिलीज आइलैंड है जो वेस्ट इंडीज है आपका, कुछ आइलैंड्स हैं. ऑल दीज आर आर्कीपेलिगोस बिकॉज दे आर क्रिएटेड ड्यू टू द ओशन ओशन कोलिशन of tectonic plates. Fine. But guys, जो मालदीव्स एंड आपके लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप हैं, they are not created because of the collision. अगर आप इन आइलैंड्स के ओरिजिन को देखेंगे, so they are created because of submarine platforms. So guys देखिए, यहां पर हुआ बेसिकली ये that in the ocean there were a hotspot activity, जिसकी वजह से there were some mountains, submarine platforms that were created. पर ये जो माउंटेन्स थे ये ऐसे नहीं थे जो ऊपर तक आ पाए, बट दे प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म फॉर कोरल रीफ्स टू ग्रो. सो इनकी वजह से मिलियंस ईयर के लिए यहाँ पर कोरल रीफ्स जो है दे ग्रू, एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे यू हैव दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नोन एज मालदीव्स एंड नोन एज लक्षद्वीप. फाइन. अगर आप लक्षद्वीप एंड मालदीव्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें, सो दे वर हिंदू फर्स्ट, देन दे बिकम बुद्धिस्ट एंड देन दे बिकम इस्लामिक. फाइन. ऑल दीज आइलैंड्स. फाइन. तो गाइस इसीलिए आप इनको आर्कीपेलिगो नहीं बोलेंगे. यहां पर कभी भी कोई भी दो प्लेट्स नहीं टकराई हैं. फाइन. दे आर नथिंग बट कोरल आइलैंड्स क्रिएटेड ऑन सबमरीन प्लेटफॉर्म. They are in the submarine platform created due to the hotspot activity. So I think ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था अश्नीत ने.
जिसका मैंने आपको आंसर दिया है। फाइन, अब डेफिनेटली अगर आप देखिए, आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, वो इनफ है आपका। या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, फाइन, या फिर आप कुछ और भी चीज पढ़ सकते हैं, हिंदू, ठीक है, इसके अलावा और कोई एक नहीं पढ़ सकते। देखिए यहां पर पहली चीज ये है कि कोई बात बोल रहा है कि आई डोंट नो कौन है ये, सिमरन मेहरा कहती हैं दैट मोजाम्बिक हैज एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन फॉर यूएसएडीसी। सो एसएडीसी इज साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। सो ये जो एग्रीमेंट है एसएडीसी का, दैट इज फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फाइन, अगर मैं प्रीवियस न्यूज पे जाऊं तो जहां पर आप ये बात कर रहे थे, फाइन, क्यों यूरोपियन यूनियन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप यहां पर देखिएगा कि इट इज दिस थिंग, फाइन, जो आप कह रहे हैं अबाउट दिस एसएडीसी, इट इज नॉट फॉर एसएडीसी। यहां पर बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। मोजाम्बिक इज अ वेरी गुड कंट्री ऑफ अफ्रीका, एंड मोजाम्बिक गाइस हिस्टोरिकली हैज बीन लिंक्ड टू यूरोप। अगर आप मोजाम्बिक की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, सो आपको ये बात दिखेगी कि यहां पर जर्मन और फ्रेंच ऑक्यूपेशन और इंग्लिश ऑक्यूपेशन हमेशा से रही है। देयर हैज बीन गाइस व्हाट, इनिशियली यहां पर पोर्चुगीज आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्चुगीज के बाद आप देखोगे यहां पर जो है, फाइन, जर्मन्स थे, यहां पर कुछ एरियाज में साउथ में ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे। सो सभी के स्टेक्स हैं यहां पर हिस्टोरिकली भी, और मोजाम्बिक इज अ गुड कंट्री और उसके अच्छे रिलेशंस हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। नाउ मोजाम्बिक विद इटसेल्फ हैज आस्क्ड फॉर द हेल्प, एंड इसीलिए यूरोपियन यूनियन इज डूइंग नथिंग बट जस्ट ट्रेनिंग द आर्मी, just training the army of Mozambique to fight off these jihadist militants। और गाइस देखिए, आप सभी को यह बात भी पता होनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का मेन एम यही है, टू डिफीट IS and all these jihadist organization, my dear friends, is what? Yes, it is nothing but what? They are issue for whole of the earth, है ना, ठीक है, these people। सो गाइस यहां पर अगर आप देखोगे 2020 में ISIL यानी कि ISIS इसको आप बोलते हो, IS इस्लामिक स्टेट, उसकी काफी ज्यादा गतिविधियां दिखी, एंड इट इज वन ऑफ द ग्रुप्स दैट हैज बीन मार्क्ड एज अ टेररिस्ट बाय द यूरोपियन यूनियन। फाइन, सो EU SADC से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मिलिट्री बेस के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। मोजाम्बिक का कोई इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट इट इज इन द मोजाम्बिक चैनल। फाइन, चलिए सो गाइस ये बात यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए अबाउट दीज टू न्यूज। चलिए भाई नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, करमेन लाइन। तो भाई द वे ये न्यूज देखिए अब आ रही है इंडियन एक्सप्रेस में भी और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी, करमेन लाइन के ऊपर। बट ये न्यूज मैंने आपको जिस दिन एक हेडलाइन आई थी मैंने आपको बता दिया था कि ये डिस्प्यूट होगा, देयर विल बी दिस डिस्प्यूट वेदर दिस गाय नोन एज व्हाट्स हिज नेम, रिचर्ड ब्रांसन, ही हैज गॉन टू स्पेस और नॉट। फाइन, सो गाइस देखिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये स्पेस में गए हैं या नहीं गए हैं। अगर आप देखेंगे अर्थ के बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यू विल फाइंड दैट इंटरनेशनली माना जाता है दैट स्पेस स्टार्ट्स एट द कैरमेन लाइन, दैट इज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फाइन, इट कम्स अंडर द थर्मोस्फियर। फाइन, बट गाइज जो ये है आपके दिस वर्जिन गैलेक्टिक के जो आपके फाउंडर हैं, ही वेंट टू 88 किलोमीटर। फाइन, 88 किलोमीटर इनका जो फ्लाइट है वो गई है, बट यूएस के अकॉर्डिंग स्पेस इज एट 80 किलोमीटर। एंड 100 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कंसेंसस। फाइन, तो ये कंट्रोवर्सी है। मैंने मंडे की क्लास में आई थिंक इसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था, दोबारा से कर रहा हूं। यहां पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए।
तो अगर आप यूएस के हिसाब से देखें सो ऑब्वियसली है, बट जो क्रैंसन है ये खुद यूके के हैं, ही बिलोंग्स टू यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इनकी जो वर्जिन गैलेक्टिक है आई डोंट नो किया है, सो देयर दिस डिस्प्यूट दैट ही वेंट टू स्पेस और नॉट, फाइन। जेफ बेजोस जाने वाले इसी साल, वो चले जाएंगे, फाइन। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस माय डियर फ्रेंड्स, फाइन। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। सो गाइस एनटीपीसी की एक सब्सिडरी है, दैट इज द एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। सो गाइस इन्होंने एक एमओयू साइन किया है विद द लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल और एनटीपीसी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। अभी एमओयू वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एमओयू किस बारे में है। This MOU is about green hydrogen. So guys आपको पता है हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल दैट वी कैन गेट। हाइड्रोजन जो है वो सबसे बेस्ट फ्यूल है। हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। सो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज नॉन पोल्यूटिंग। हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज ऑल्सो वेरी हाई। बट हाइड्रोजन को जब आप प्रोड्यूस करते हैं आज के टाइम पे, so you produce it using coal, you produce it using methane, you produce it using natural gas. So जितनी भी when you are using non-renewable sources of energy for producing hydrogen, so this hydrogen is known as brown hydrogen. Fine. कभी कोई लोग इसको ग्रे हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन क्रिएट करने के लिए यू आर एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यू आर एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन व्हेन यू क्रिएट हाइड्रोजन यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पानी है H2O, अगर आप पानी को यू पास अ करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड हाइड्रोजन विल बी कमिंग आउट, फाइन। सो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अगर आप हाइड्रोजन को क्रिएट करते हो इट इज योर ग्रीन हाइड्रोजन। अब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? ऑब्वियसली इट शुड कम फ्रॉम इट शुड कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और लद्दाख इज अ रीजन दैट इज एंडाउड विद दिस रिसोर्स। बिकॉज गाइस अगर आप देखोगे लद्दाख इज अ रीजन दैट फॉल्स इन दी कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट है। सो गाइस जो इंटेंसिटी है सनलाइट की वो काफी अच्छी है। दूसरी चीज इट इज ऑल्सो एंडाउड विद विंड्स, तो विंड भी काफी अच्छी चलती है। तो आपके पास सोलर एनर्जी भी है यहां पर मौजूद, और आपके पास गुड अमाउंट ऑफ विंड एनर्जी भी यहां पर है। सो यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी इफ यू प्रोड्यूस हाइड्रोजन यू आर नॉट एमिटिंग एनी ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड हेंस गाइस दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये बात आपको याद रखनी है। सो गाइस अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लग जाएगा लद्दाख में, एंड विद इन फ्यूचर विद टाइम द थिंग्स विल चेंज। आप पेट्रोल डीजल के अलावा हाइब्रिड कार्स यूज करेंगे, ऐसी कार्स ऐसी व्हीकल्स यूज करेंगे दैट माइट यूज लिक्विड हाइड्रोजन और दैट माइट यूज इलेक्ट्रिसिटी, फाइन। सो वहां पर ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। सो इट इज अ वेरी गुड स्टेप दैट इज टेकन, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट गाइस बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, दैट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी स्कीम। सो गाइस ये पुरानी स्कीम है जिसको वापस से रिन्यू किया है अप टू 2026। यहां पर आप देखेंगे दैट जो लोकल लेवल पे आपके जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ग्राम न्यायालय एक्सेट्रा, इन सबको यहां पर किया जा रहा है। सो गाइस आज लास्ट डेट है ऑफ द सेल, दैट इज स्किल 50 सेल। काबिल बनने की सही तैयारी, गेट 50% ऑफ ऑन ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन, ठीक है भाई। कोल्ड डेजर्ट इसलिए बोलते हैं लद्दाख को बिकॉज डेजर्ट्स दो तरह के होते हैं, एक वार्म डेजर्ट और वी कॉल इट ट्रॉपिकल डेजर्ट, एंड सेकंड इज अ डेजर्ट दैट इज आल्सो नोन एज द टेम्परेट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, फाइन। सो बेसिकली लद्दाख का डेजर्ट नहीं है, इट इज तकलामकान डेजर्ट दैट इज एक्सटेंडिंग इनटू लद्दाख फ्रॉम तिब्बतन रीजन। सो इसीलिए आप लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट रीजन बोलते हैं। जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा लो होता है as compared to the tropical desert like Thar desert or might be Sahara desert, fine. So guys, with that thing in mind, bye, good night, take care, and I will meet you tomorrow in the morning at 9:30 a.m. for the daily for the daily newspaper analysis. Bye guys, good night, take care.